नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट ISPCS में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 के बारे में। जैसा कि चैप्टर 2 का नाम ही है आपका ग्लोब तथा अक्षांश एवं देशांतर, यानी अक्षांश और देशांतर को आज हम लोग समझने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा चैप्टर का नाम ही है आपका अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, ये ग्लोब है, ठीक है। इसी में ही हम लोग को पढ़ना है अक्षांश और देशांतर के बारे में। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। जैसा कि इस ग्लोब के बारे में कहा गया है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। जिस प्रकार से ये देख रहे हैं कि ये ग्लोब का मतलब पृथ्वी का ही एक सूक्ष्म रूप है जो ग्लोब के माध्यम से इसे दर्शाया गया है। ठीक है, इसे आसानी से घुमाया जा सकता है, जैसा कि इस चैप्टर में भी लिखा गया है कि घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों एवं उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जितना भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये सारे महासागर हैं, नदियां हैं। ठीक है, और ये सब क्या है? ये पूरे देश है टोटल। ठीक है, टोटल 206 कंट्री है, लेकिन यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे घोषित किया गया टोटल 193 कंट्री को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यहाँ पे जो बात किया है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और इसे साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विस्तृत रेखा कहते हैं। आओ कुछ करके देखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या फिर गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं आसानी से घुमा सकते हैं। आगे एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि इस ग्लोब को अगर मैं देखूं, इस ग्लोब को आप ये जो निशान आप देख पा रहे हैं, ये जो धारियां देख पा रहे हैं, यही विषुवत रेखा है। एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ऐसी वास्तविक कोई रेखा जो पृथ्वी है उस पर किसी प्रकार की कोई वास्तविक रेखा नहीं है। और ये जो सुई के बारे में बात किया जा रहा था कि आप एक सुई, एक आलू लीजिए या फिर गेंद लीजिए, उसमें डाल करके देखिए और इसे आसानी से घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी सुई पृथ्वी पर नहीं है, और यही वो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि विषुवत रेखा जो दो बराबर भागों में, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों के अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अक्षांश को किस चीज में मापा जाता है? तो अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप जो है 360 डिग्री या 1/4 यानी कि 90 अंश है, 90 डिग्री है। इस प्रकार 90 अंश
उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश यानी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हो गया बीच में विषुवत रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और यही आपके इस विषुवत रेखा के नीचे वाले को कहा जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को क्लियर अच्छे से हुआ होगा, कोई छूटा तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ यानी उत्तर, द यानी कि अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उ यानी कि उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। जैसा कि आप इस चित्र पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से क्या कर रहे हैं, विषुवत वृत्त से हम ध्रुवों की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक उसी तरह से हम इसके नीचे आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, यही जो है विषुवत, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं यही जो है विषुवत वृत्त। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उष्णकटिबंध कर्क रेखा जो पृथ्वी जो भारत को जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है, बीचों बीच से होकर गुजरती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भी है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है या फिर उसे एक काल्पनिक रेखा है। और भारत में यह रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं क्या हैं। विषुवत वृत्त जिसका वैल्यू होता है 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये कौन कौन से हैं ये जानने का हम प्रयास करते हैं। ये 4 रेखाएं जो है उसका नाम है आपका पहला उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री है। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री है, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। ध्यान से देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र से में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिर में देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है में सबसे बड़ा ओशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरों की संख्या कितनी है पृथ्वी पे, तो टोटल 5 है। इन 5 में सबसे बड़ा जो महासागर है वह है प्रशांत महासागर जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। में स्थित टोंगा द्वीप, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोंगा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है, तो टोंगा द्वीप जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, तो मॉरिशस द्वीप कहाँ पे, तो यह आपका हिंद महासागर में एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इनकी यही सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी या मुत्तर रेखाओं के माध्यम से इसे मापा
जाता है या फिर मापा गया है कहते हैं, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस प्रकार यामोत्तर के प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर अवस्थित है। आओ कुछ करके देखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि यह प्रमुख यामोत्तर इस दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्व गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को। यहाँ पे जो यामोत्तर कहा गया है ना, यामोत्तर किसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यह तो आपका हो गया आपका विषुवत रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो रेखा है ना, इसे ही यामोत्तर कहा गया है। ठीक है, जो ये तो आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप। विषुवत रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और वही हम बात करें अगर कि यामोत्तर किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वी को बीचों बीच क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। लेकिन ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। केवल इसे हम समझने के लिए और दिशा और समय का ज्ञात करने के लिए इस चीज का प्रयोग करते हैं। ये वाला हिस्सा को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इस वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ये ठीक हमारे दिशा के आधार पर ही अवस्थित होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उम्मीद करता हूँ कि ये जो यामोत्तर वाली जो ये बार बार जो वर्ड प्रयोग हो रहा है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। यह हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, यह हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली 36 तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा 36 रेखाओं को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं 36 रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं 36 रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हिस्सा है आप समझ गए होंगे पूरे अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर। मैप का मैं क्लास अलग से ले लूंगा आप लोग को, ताकि इसमें सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर और कवर दोनों ही हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ और ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा था कि सूर्य जो है किस ओर चक्कर लगाती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए कि क्यों आगे और क्यों पीछे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में यह 1 डिग्री घूम जाती है, और वही 1 घंटे में अगर बात करें तो 1 घंटे में यह 15 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय जो होगा वो 15 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह का 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का जो स्थानीय समय जो है वो क्या होगा, समान होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं? ठीक है, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना काफी कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। या इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री, यहाँ पे 1/2 होगा, पूर्व को मानक समय यामोत्तर माना गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको आपको यामोत्तर रेखा यामोत्तर माना गया, तो 82.5 डिग्री पूर्व को। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न यानी कि सुबह दोपहर के, ठीक है, एएम, ठीक है, अपराह्न यानी कि एएम, अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम को कितने बजे होगा, 7:30 बजे शुरू होगा। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। अपराह्न 2 बजे शुरू होगा, 7:30 बजे शाम के 2 बजे, यानी कि ये पूर्वाह्न के बारे में बात कर रहा है, 2 बजे दोपहर के बारे में बात कर रहा है। 7:30 बजे शुरू होगा, अर्थात देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 7:30 लिखा है, तो दोनों के बीच का जो अंतर हो गया वो टोटल 5.5 घंटे का हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे निकल चुका है कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 5.5 घंटे का होगा। अगला, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री उत्पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर में 2 बजे होंगे तो तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। वहां अपराह्न नहीं, पूर्वाह्न होगा। ठीक है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरीय काल में चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का जो सही आकार वो क्या है, वो ऊपर से थोड़ी चपटी है, नीचे से भी थोड़ी चपटी है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का ही एक बनावटी रूप है, जिसके आधार पर हम अक्षांश और देशांतरों की गणना करते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वह है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इसका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो वह है उष्ण, शीतोष्ण तथा शीत। पहला है आपका उष्ण, ठीक है, दूसरा है आपका शीतोष्ण और तीसरा है आपका शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या है, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करती है? क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी के मध्य में पड़ता है। अगला है, जब भारत में 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री प्रत्येक अंश के 4 मिनट का अंतर होता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, जिस वजह से इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह 5.5 घंटे का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, सही और उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है, जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? तो प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। अगला, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध जो है वह ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या 360 है। ठीक है, वही आपसे अक्षांश के बारे में बात करें तो अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, जिसमें से 2 जो है वो मानक समय है। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, मानक समय है, मानक अंश है। इन दोनों को छोड़ दे तो टोटल कितना हो गया? 176
9। अगला, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी किसका आंसर हो जाएगा ग। अगला क्या है कि ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड जो है अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर या मत्रों का जाल है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड जो है वह अक्षांश तथा रेखाओं देशांतरी या मत्रों का जाल है। अगला आपका खाली स्थान है। खाली स्थान क्या लिखा हुआ है, जैसा कि लिखा है नंबर 1 कि मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यामुत्तर है, तो भारत का मानक यामुत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व में, ठीक है, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्व है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। 0 डिग्री यामुत्तर का प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से इसे जाना जाता है, इसे इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका उत्तर क्या होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला, देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती रहती है, किसकी तरफ, ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वहीं आपसे पूछा होता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका उत्तर काफी आसान है, उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, वहीं दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है, ये जो चैप्टर 2 है वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे नए चैप्टर के बारे में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।